Welcome everyone. Welcome to the last minute revision of JST preparation series science section. अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हम काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं JST प्रिपरेशन सीरीज़ के, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। अगर तो आपने वो नहीं देखी और आप JST की टेस्ट या कोई भी दूसरे टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हो तो वो वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। So let's have a quick revision. So let's start with environmental chemistry. Environmental chemistry से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, MCQs आते हैं, उसमें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और जो है आपके एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। So the first is which gas is mainly responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस गैस की वजह से होती है? तो उसका जो आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर गैस जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देन वी हैव ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। अब हमारे पास एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में जो भी लेयर्स हैं, हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर। तो हमारा जो जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है। अब वो ओजोन की लेयर क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। जो भी सन से रेडिएशंस आ रही होती हैं उसमें जो भी हार्मफुल यूवी रेज होती हैं वो ओजोन लेयर उनको वहीं पे ब्लॉक कर लेता है और बाकी की रेडिएशंस को वो फिल्टर करके आगे ट्रोपोस्फेयर की तरफ भेजता है। सो ओजोन लेयर बेसिकली हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल ultraviolet rays. So the correct option is C, UV rays. Then next is which gas depletes ozone layer? अब हमारे जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। उसमें जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है, जिसको हम ओजोन होल भी कहते हैं। ओजोन की लेयर में होल आ गया, होल बेसिकली इट इज़ नॉट अ होल। वहाँ पे क्या होता है, ओजोन की कंसंट्रेशन डिप्लीट होती जा रही है ड्यू टू द पोल्यूशन। और जो मेन रीज़न है जो जिसकी वजह से ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारे मोस्टली एयर कंडीशनर्स में या दूसरे कूलिंग जो भी एजेंट्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली क्या करते हैं, ऊपर जाकर ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देन नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, इसमें जो 96% मीथेन प्रेजेंट होता है, CH4। सो नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है, जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, मीथेन। देन इसके अलावा कुछ अमाउंट इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की भी होती है, लेकिन मेन 96% इसके अंदर क्या चीज़ होती है, मीथेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मीथेन। ओके, देन नेक्स्ट इज विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो सबसे फर्स्ट वाली जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सेकंड लेयर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड लेयर हमारे पास मीजोस्फेयर है, फोर्थ लेयर हमारे पास थर्मोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर पे यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे जो भी लाइफ है, जो भी बर्ड्स वगैरह हैं, क्लाउड्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की अपर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो कि दूसरी लेयर है हमारी, यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होता है और जो भी एरोप्लेन्स वगैरह जो फ्लाई कर रहे होते हैं वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। सो ओजोन की लेयर जो प्रेजेंट होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी मर्तबा टेस्ट में रिपीट हो चुका है कि ओजोन की लेयर एटमॉस्फेयर, ओजोन की लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है, लोवेस्ट लेयर, वो ट्रोपोस्फेयर है। ओके, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर। मेटेरॉइड्स जो होते हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, वो सारे मीजोस्फेयर में होते हैं। और थर्मोस्फेयर्स में बेसिकली आयोनाइजेशन होती है, वहाँ पे उस आयोनोस्फेयर भी वहीं पे प्रेजेंट होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज विच गैस कॉजेज एसिड रेन। अब जब भी हमारे पास एनवायरनमेंट में SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये और जब बारिश होती है तो वाटर से मिलके ये एसिड्स प्रोड्यूस करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और मोस्टली
नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉक्स, सॉक्स एंड नॉक्स, ये मोस्टली क्या करते हैं, ये एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए वो कौन सी है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। अब नॉइज पॉल्यूशन जो भी होती है उसको मेजर किया जाता है डेसिबल यूनिट में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डेसिबल। देन वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली कॉजेज। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है बेसिकली उसमें जो भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर देती हैं और जो है हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। सो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीज़न है बेसिकली वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ कॉज करती है, global warming. So the correct option is B, global warming. Then next we have the main greenhouse gas responsible for global warming. अब हमारे पास काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है, लेकिन जो मेन मेजर गैस जो है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। देन वो ये विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर तो हम ऑप्शंस को देखें, CO2 हमारी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, N2O ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि O2 ऑक्सीजन जो है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज CO2, O2 इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके। देन मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि पीरियोडिक टेबल पे वीडियो बनाएं, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस बताएं। तो जो सबसे फर्स्ट लेक्चर मैंने साइंस सीरीज़ का जो अपलोड किया था, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल को डिटेल में फोकस किया हुआ है। फिर भी हम थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल की रिवीजन इस लेक्चर में आज कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल बेसिकली जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी, उसमें हमारे पास एक तो होती है वर्टिकल रोज होती हैं जिनको हम कॉलम्स कहते हैं, और दूसरे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हमारे पास जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और वर्टिकल रोज होती हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। और जो आजकल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसको हम मानकर आगे चल रहे होते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बनी है, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमारी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स अरेंज किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका वो एलिमेंट रखा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, देन आपका वो एलिमेंट रखा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास प्रेजेंट हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे अरेंज है, इट इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं वो हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 है, 7 पीरियड्स हैं हमारे पास। और जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं वो टोटल हमारे पास 18 है। तो हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में और 18 ग्रुप्स हैं। उन 18 ग्रुप्स में भी हमारे पास सब डिवीजन की हुई है ए एंड बी ग्रुप्स में। हमारे पास जो 8 ग्रुप्स हैं वो ए के हैं और जो 10 ग्रुप्स हैं हमारे पास वो बी के हैं। फर्स्ट लेक्चर आप जाके देखिएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल को पूरी डिटेल में पिक्चर के साथ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। देन नेक्स्ट इज एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम व्हाट। सो बेसिकली हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं, अब ग्रुप्स में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं। अब एक ग्रुप में सपोज करें हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीशियम है। तो ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ग्रुप के अंदर हमारा जो लिथियम है वो 1A ग्रुप में प्रेजेंट है, सोडियम 1A ग्रुप में प्रेजेंट है, पोटेशियम 1A ग्रुप में प्रेजेंट है, सेम इसी तरह रुबिडियम भी जो है वो 1A ग्रुप में प्रेजेंट है। तो जो भी एलिमेंट्स सेम ग्रुप के होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक तो पीरियड्स होते हैं। ओके। अब सपोज करें पीरियड हमारा जो स्टार्ट होता है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा हुआ है, देन यहाँ पे होगा, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन राइट साइड पे होगा। तो जैसे जैसे हम
लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। जो लेफ्ट साइड पे होगा जहाँ से पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा होगा उसका साइज ज़्यादा होगा। देन जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे एटम्स का साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है तो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आपके एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देन नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। अब हमने अभी पढ़ा कि पीरियड में लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा टॉप पे, देन उसके नीचे होगा, देन नीचे होगा, देन सबसे नीचे होगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है डाउन द ग्रुप। वो क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो आपके एटम का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता जाता है। सो द रीजन इज के मोर शेल्स, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, more shells. Okay, then next we have which is highest electronegativity. अब हमने लास्ट लेक्चर्स में इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। कि कोई भी बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग में आपके दो एटम्स प्रेजेंट हैं, तीन एटम्स प्रेजेंट हैं। अब किसी एटम की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। ओके, देन हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को नेम्स दिए हुए हैं। जैसे कि ग्रुप 1 ए को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 2 ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। सेम इसी तरह से ग्रुप 7 ए, अब जो ग्रुप 7A है वो 17th ग्रुप है, उसको हेलोजेंस कहा जाता है। और जो ग्रुप 8A है हमारे पास जिसको 18th ग्रुप कहा जाता है वो नोबल गैसेस होती हैं। सो डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो आप वहां से पढ़ सकते हो ज्यादा डिटेल में। Okay, so here the correct answer is C, group 17. Then next is, okay, then next question is from bio section, the end product of aerobic respiration. अब हमारे पास जो aerobic respiration होती है उसकी जो end product होती है वो कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये भी हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। Then next is a group of organisms interacting with environment. अब हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट से उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। So ecosystem is basically the interaction of organisms with environment. So the correct option is C, ecosystem. Then next we have enzymes. Enzymes जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो बेसिकली किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। सो एंजाइम्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ प्रोटीन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट इज टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से टिश्यूज हैं जो प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो वो हैं जाइलम टिश्यूज हमारे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो जाइलम टिश्यूज हैं वो प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन, आयोनिक बॉन्ड। बॉन्डिंग जो होती है बेसिकली
तो बॉन्डिंग के हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जबकि आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। सो ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ हो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और ऐसा बॉन्ड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बना हुआ हो उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पे पूछा गया है आयोनिक बॉन्ड के बारे में, तो ionic bond is formed by the complete transfer of electrons. So the correct option is B. Then next we have another question from chemical equilibrium. Chemical equilibrium हमारे पास जो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जो फॉरवर्ड भी मूव करते हैं बैकवर्ड भी मूव करते हैं, उनमें एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। उस स्टेज को हम कहते हैं कि हमारे रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के इक्वल हो जाता है। और दूसरी बात जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो नेचर में डायनेमिक होता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट में होता है। Okay, so the next we have some questions from physics section. Newton's second law. Newton's second law कहता है F is equals to ma. Force is equals to the product of mass and acceleration. A is the correct expression of Newton's second law. Then we have torque. Torque is the product of, basically torque का formula पूछा गया है. So torque is the product of force and distance. Force into distance is known as torque. A is the correct option. देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, हमारे पास जो सेल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बेसिकली मोस्ट कॉमनली वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देन द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर कौन सी जगह है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है? तो वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो मोस्टली हमारे सेल में जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइबोसोम्स। और देन हमारे पास है एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, हमारे पास एसिड्स एंड बेसिस की डिफरेंट थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी कहती है कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयंस को, हाइड्रोक्सिल आयंस को प्रोड्यूस करते हैं एक्वस मीडियम में। सो आर्हेनियस थ्योरी का कहना है कि एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे पास है साइंस ऑफ हेरिडिटी। साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स। Genetics is a branch of science which deals with the heredity. So the correct option is B, genetics. Heredity से डील करता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? हमारे पास जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए के जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। सो दिस वाज द क्विक रिवीजन ऑफ साइंस प्रिपरेशन सीरीज। काफ़ी बातें, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड कर चुके हैं। आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई हैं। अगर तो आपने हमारे लेक्चर नहीं देखे और आप एंड टाइम पर रिवीजन करना चाह रहे हो तो वो सारे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और बाकी कोई भी आपको कमेंट हो, कुछ भी हो, आप सजेशन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।